Hello students, this is your lecture number 5 of chapter number 2 units and measurement। कल हमने पढ़ा था फिजिकल डायमेंशंस की एप्लीकेशंस में कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आपने रिस्पॉन्ड किया उसको। जो मुझे एक उसमें दो चीज़ें मुझे नज़र आई कि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो बच्चे बता रहे थे, तो मैंने वीडियो में भी कहा था, और कुछ बच्चों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको लिंक भी भेजा कि वो बुक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये थी चीज़, और दूसरी चीज़ ये थी कि बच्चों को कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो मुश्किल थी याद करना, और क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ाई जाने वाली हैं आपको, वो करीबन 3, 4 या 5 महीने बाद पढ़ाई जाएंगी। सेकंड बुक की कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे विस्कोसिटी हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उनको देख लीजिए। कुछ एक ही ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो मतलब अभी नहीं पढ़ाई जाएंगी, बाद में पढ़ाई जाएंगी, बाकी सभी तो आपको अभी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो है डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज क्रिएटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे एक स्टेटमेंट की हेल्प से। आपको एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में से आपको कुछ वैल्यूज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पिक करनी है और उनका रिलेशन निकालना है। तो बहुत आसान से इसको जो समझाया जाता है वो क्वेश्चन के बेसिस पे समझाया जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बिल्कुल इजी, और उसके बेसिस पे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल डायमेंशन क्या आती है। तो देखिए क्वेश्चन में पहला लिख लेता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए body depends on its mass m, मास जो है वो स्मॉल m है, एंड वेलोसिटी v। द कांस्टेंट k is equal to 1/2। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला या फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला निकालना है। आपको बस इतनी चीजें दी हुई हैं कि वो उसके मास पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कहां से? सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, स्टेप 1। स्टेप 1 जो चीज आपको बताई गई है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की है, तो हमने यहां लिख लिया क्या, काइनेटिक एनर्जी। वो डिपेंड किन किन चीजों पे कर रही है, जिस पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। एक तो मास हो गया और दूसरा वेलोसिटी। एक मास और दूसरा वेलोसिटी, इन दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेप 1 है। ठीक है, तो जो भी आप क्वेश्चन ऐसा देखेंगे फटाफट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप रख देंगे। फिर दूसरा आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाती है तो कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है, वो कांस्टेंट हो गया k इंटू mv। चलिए अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है कि आपने जो यहां पे क्वांटिटीज ली हैं, मतलब आपके पास जो RHS में क्वांटिटी होंगी, सिर्फ राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज होंगी उसकी बात हो रही है। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज होंगी उनकी पावर्स आप एलोकेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मास है तो मैंने इसको A एलोकेट कर दिया, और ये वेलोसिटी है तो B एलोकेट कर दिया। तो स्टेप 2 क्या है, एलोकेट द पावर्स, और पावर्स A B C में ही होंगी, ये रैंडम है। पावर्स इन वैल्यूज ऑफ RHS में जो वैल्यूज हैं उसमें आपने पावर्स एलोकेट कर दी हैं। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वो क्या है कि आपके पास जितनी भी यहां क्वांटिटीज है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। स्टेप 3, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो वर्कडन की होती हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का वर्कडन का जो डायमेंशन है वो हमें पता है, वो क्या है, mL2
T-2, याद आ गया? चलो ठीक है, इज इक्वल टू के एज इट इज, के तो कांस्टेंट है, के पे कोई पावर नहीं लगाई जाती, ये कांस्टेंट है, बस जिन पे डिपेंड कर रही है उस पे ही पावर्स एलोकेट की जाती हैं। उसके बाद मास की डायमेंशन m होती है, इसकी पावर a हो गई, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-T-1 और ये हो गई b। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होता है कि आपके पास अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, इस क्वेश्चन में तो हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको बाद में मिलेंगे कि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो आपको वहां पे पावर्स ऐड करनी होगी या सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, तो एडिंग द पावर्स ऑफ हैव सेम बेस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, और ये सारा काम जो होगा RHS LHS में आपको सिर्फ डायमेंशन लिखना है, जितने ऑपरेशन होंगे वो RHS में होंगे। तो K लिखा इसको, M एज इट इज, A लिखा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो L की पावर B और T की पावर -1 इंटू B, तो ये हो गया -B। चलिए समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहती है, इक्वेट द पावर्स ऑफ LHS एंड RHS। RHS और LHS में जो पावर्स हैं उनको इक्वेट कर दीजिए। देखिए कैसे, यहां मास की पावर A है, ठीक है, RHS में, और LHS में मास की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या आ गया, A इज इक्वल टू 1। चलिए सिमिलरली यहां LHS में लेंथ की पावर है B, ठीक है, और यहां लेंथ की पावर है क्या, 2। ठीक है, इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट है RHS में टाइम की पावर है -B, यहां है -2, तो -B से माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन B इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो आपके पास मुद्दे की बात यह है, दो चीजें मिल गई, यही इंपॉर्टेंट होती हैं वैल्यूज। अब क्या करना किया आपने, पुट A एंड B इन। मैंने एक चीज यहां पे मार्क करना भूल गया, ये वाला जो स्टेप होगा डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले वाला स्टेप जो होगा, उस वाले स्टेप को आप नंबर 1 दे दीजिए। जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी A और B की, उसको उठा के यहां पुट करना है इन 1। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू M की पावर है 1 और V की पावर है 2। ठीक है, अब आपको एक चीज और दी हुई है, क्या, K इज इक्वल टू 1/2, तो K इज इक्वल टू 1/2 mv², तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या आपको बात समझ में आ गई? मैं फटाफट वापस से समराइज कर देता हूं। देखिए, आपके पास जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड है उसको आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए। जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। क्वेश्चंस में इस कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, अगर ना दी जाए, किसी क्वेश्चन में ना दी जाए तो आप 1 लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो K आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K। अब फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास जो LHS में टर्म्स हैं उनको आप पावर्स असाइन कर दें। ठीक है, K को नहीं करनी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको पावर्स असाइन कर दी। थर्ड स्टेप, आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए LHS और RHS दोनों में। उसके बाद एडिंग द पावर्स हैव सेम बेस इन RHS। RHS में ऐसा करना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने क्या किया, LHS और RHS की पावर्स को इक्वेट किया, देन आपने जो वैल्यू निकल के आई A और B की, उसको पुट कर दिया कहां, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। और हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप कीजिएगा और मुझे करके सॉल्व करके बताइएगा। मैं लिखता हूं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
ए बॉडी इज depends on potential energy of a body depends on its mass पे डिपेंड करेगी क्या, स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद its height स्मॉल h, और उसके बाद एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फाइंड फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहां पे के की वैल्यू नहीं दी हुई है, नहीं दी है तो आप वहां 1 कंसीडर कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके आगे। ये क्वेश्चन है, मतलब इसको हम यही सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स मास। पेंडुलम मतलब पेंडुलम में जो बॉब लगा हुआ होता है उसके मास की बात हो रही है। इट्स मास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो बॉब से जो कनेक्टेड होती है थ्रेड, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीजों पर डिपेंड करेगी स्मॉल g, ठीक है। टेक k इज इक्वल टू 2 पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट, और आप भी मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है, जल्दी आता है लेट आता है वो अलग बात है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 S1 लिख देता हूं मैं, जिस पे जो चीज डिपेंड है उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए। टाइम पीरियड डिपेंड है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रहा है mlg, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी तो कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट आ गया k mlg। उसके बाद स्टेप 2 याद है आपको, क्या है स्टेप 2, पावर्स एलोकेट करनी है। एलोकेट पावर्स कहां करनी है, इन RHS में ही करनी है बस। तो T इज इक्वल टू K में नहीं होंगे, K कांस्टेंट है बस। M की पावर A हो गया, ठीक है। L की पावर B और G की पावर C, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कैसे भी सीक्वेंस बदल दें तो कोई बात नहीं है, आपका आंसर सही सेम ही आएगा। अगर सॉल्व ठीक से किया तो सही भी आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टेप 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला T का तो T ही होता है। उसके बाद K एज इट इज, M का हो गया A, ठीक है, मतलब मास का तो M ही होगा। उसके बाद लेंथ का हो गया L, और फिर G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई भी हो उसके डायमेंशन LT-2 होती है, तो ये LT-2 की पावर C। नाउ T। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जो पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ था, वो यहां यूज होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे स्टेप 4 एडिंग पावर्स ऑफ सेम बेस की पावर्स को ऐड किया। T एज इट इज है LHS में, K एज इट इज, M A एज इट इज। उसके बाद L की पावर आ गई क्या, B प्लस C, B और ये C, और T की पावर हो गई -2 इंटू C, तो -2C। क्या क्लियर हो गई बात। चलिए उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया,
इक्वेटिंग दी पावर्स, पावर्स को इक्वेट किया, दी पावर्स। अब देखिए देखने वाली बात कि यहां मास की जो पावर है वो है a, लेकिन LHS में मास का कोई टर्म ही नहीं है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। L b प्लस सी, लेंथ की जो पावर है वो क्या है b प्लस सी। अब b प्लस सी, L का कोई लेंथ का कोई यहां पे डायमेंशन ही नहीं है, तो क्या हो गया 0। उसके बाद -2c टाइम की, तो -2c, और यहां क्या है टाइम की डायमेंशन, यहां है क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो c इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई किया और c की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, इसमें पुट की तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, b -1/2 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -1/2 और b इज इक्वल टू 1/2, और a तो 0 है ही, तो आपके पास a 0 मिल गया, b 1/2 और c -1/2, और एक ये जो वाला जो टर्म है जहां आपने पावर्स एलोकेट किए हैं उसको नंबर 1 बता दिया। अब a b और c हम पुट करेंगे किसमें 1 में, तो आपके पास पुट a b एंड c इन 1 में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू k m की पावर a। अब a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, l की पावर क्या है 1/2 और g की पावर क्या है c विच इज -1/2। चलिए अब देखिए यहां क्या हुआ, तो t इज इक्वल टू k और m की पावर 0 तो क्या हो गया 1, किसी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1, इंटू l 1/2, तो किसी की रूट अगर 1/2 है तो उसको हम रूट में लिख लेते हैं रूट l, और डिवाइडेड बाई ये 1/2 अगर मैं नीचे ले गया तो g की पावर प्लस में 1/2 हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले गया, तो यहां वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू k इंटू रूट में l और 1/2 को आपने लिख दिया रूट में g। ठीक है, अब बात करते हैं k की, तो k की वैल्यू आपको दी है 2 पाई रखना है आपको, तो 2 पाई l/g। इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, और मैं होमवर्क में देता हूं आपको क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड करती है वो ऑन इट्स लेंथ पे डिपेंड करेगी, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लेंथ को तो स्मॉल l लिया गया है और मास पर यूनिट लेंथ को लिया गया है स्मॉल m। ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करती है एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। एक आपके पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कुछ हमने बांधा हुआ है और उस स्ट्रिंग को हम घुमा रहे हैं। अब जब घुमा रहे हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मतलब कि वो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्या कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ कितना है, और तीसरा टेंशन कितनी है, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ साथ स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले स्टेप वन क्या हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू से लिखा जाता है। न्यू जो है वो डिपेंड करती है किस पे, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ जो स्मॉल एल है, स्मॉल एम है, और टी टेंशन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी आप हटा दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज के एल एम और ये हो गया टी। स्टेप टू याद कीजिए क्या था, स्टेप टू था कि हमें पावर्स एलोकेट करनी है, तो न्यू इज इक्वल टू के एज इट इज, एल की पावर ए, एम की पावर बी और टेंशन की पावर सी। स्टेप 3 आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला
जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t, और अगर मैं इस t को ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं t इनवर्स। चलिए k एज इट इज, लेंथ की जो डायमेंशन है वो हो गई l, और ये क्या है m, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास को आपने लेंथ से डिवाइड किया है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई m/l, और ये जो पावर है वो क्या है b है, m/l और पावर b। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m/l-1 इंटू b, l को मैं ऊपर लेके चला गया, -1 हो गया इंटू b। चलिए नेक्स्ट t, टाइम, अभी नहीं टाइम नहीं है, ये टेंशन है। टेंशन का मतलब है खिंचाव। खिंचाव तभी लगता है किसी चीज पे जब फोर्स लगाई जाती है, तो टेंशन की जो डायमेंशन है वो वही होती है जो फोर्स की डायमेंशन होती है। तो यहां पे हम फोर्स की डायमेंशन लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन याद करो जरा, जल्दी याद करो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, आ गई, याद आ गई, mL-t-2, और इसको लिख दिया c। चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि हमें उधर सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए। तो स्टेप 3, फ्रीक्वेंसी के t-1, k एज इट इज, l की पावर a, मास पर यूनिट लेंथ m अप l-1 b, और टेंशन की हो गई mL-t-2c। अब क्या करना है हमें, स्टेप 4, पावर्स को हमें ऐड कर देना है जो जिनके बेस सेम है। तो देखिए t इनवर्स एज इट इज, k एज इट इज, यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर -1 इंटू b, इसका मतलब -b हो गया, और यहाँ l की पावर c है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो a -b प्लस c। क्या समझ में आया? नहीं आया तो वापस से देखिए, यहाँ l की पावर a है, यहाँ -1 इंटू b तो -b हो गया, और यहाँ l की पावर c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्या, m। तो m की पावर क्या है, यहाँ पे है b, और यहाँ पे क्या है c, b प्लस c। उसके बाद टाइम की पावर है, टाइम की पावर है -2c। चलिए नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करते हैं, हम पावर्स को इक्वेट करते हैं। तो अब इक्वेट करेंगे, देखिए लेंथ की पावर यहाँ पे क्या है, इक्वेटिंग दी पावर्स लिख देता हूं मैं। लेंथ की पावर क्या है, a माइनस बी प्लस सी, लेकिन यहां तो लेंथ का कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो क्या हो गया 0। m क्या है, b प्लस सी, लेकिन यहां कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया 0। टाइम की क्या है -2c, लेकिन यहां है -1, तो टाइम -2c इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 1/2। c इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो इसको यहां पुट कर दीजिए, तो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/2। b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो a माइनस इंटू -1/2, b की वैल्यू -1/2 है, प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये -1/2 और ये +1/2। ठीक है, तो देखिए यहां क्या आ जाएगी वैल्यू, a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 + 1/2, दैट मीन्स 1, -1, क्योंकि ये हो जाएगा आपका +1/2 + 1/2, 1 हो गया और उधर ले जाएंगे तो -1। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू उठा के पुट कर दें हम किसमें, इस वाले में, जहां हमने इनको पावर्स एलोकेट की थी, इसको नंबर दे दिया 1। तो पुट a b c इन 1 में पुट किया आपने, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ गया k, l की पावर क्या है -1, तो l की पावर -1 हो गई। उसके बाद m की पावर है b इज इक्वल टू 1/2, -1/2 है, -1/2, और c किसकी है, टेंशन की है, तो टेंशन इज इक्वल टू 1/2। टेंशन आधी हो गई भाई। चलिए k एज इट इज, उसके बाद आपने क्या किया, l की पावर -1 है तो उसको नीचे ले आए, डिनोमिनेटर में वो प्लस हो जाएगी। सिमिलरली m की पावर -1/2 है तो नीचे ले आए, 1/2 हो गई, और t की पावर 1/2। चलिए जो 1/2 होता है उसको रूट में लिख लेंगे हम, तो दोनों क्या आ गए t/m।
दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग। आपको इस तरह से क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो और क्वेश्चंस आपको मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भेजिए, जो प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा आप। चलिए, थैंक यू।